हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बेसिकली सोल जो मैग्नेटिज्म का कारण होता है वो मूविंग चार्जेस ही होता है। तो यहां पर आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो किससे शुरुआत करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से। हम लोग किससे शुरुआत करेंगे दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे करंट कैरिंग वायर के कारण, हर किसी के कारण। ठीक, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पे जाएंगे कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है या फिर करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है। हाँ कि नहीं? इसको पढ़ने का सही तरीका यही है। अगर मैग्नेटिज्म को अपना स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप पहले फील्ड पढ़ें और फील्ड को पढ़ने के बाद आप फोर्स पढ़ें। ठीक, तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर जो है आपका वो एक लॉ से ही हम लोग सीखते हैं, डेट इज बायोट-सवार्ट लॉ। यानी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखना है ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, तो उसको हम लोग निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे? बायोट-सवार्ट लॉ से। ठीक, जैसा कि आपको मैं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? मूविंग चार्जेस। और मूविंग चार्जेस का हम लोगों के पास बेस्ट सोर्स क्या है? करंट कैरिंग वायर। तो हर जगह पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना पड़ता है वो करंट कैरिंग वायर के कारण ही निकालना पड़ता है। तो सीधे सीधे आप ऐसा समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर कैन ओनली be calculated using बायोट-सवार्ट लॉ। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है तो आपको बायोट-सवार्ट लॉ को जानना पड़ेगा, क्योंकि बायोट-सवार्ट लॉ से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए बायोट-सवार्ट लॉ पे आते हैं। बायोट-सवार्ट लॉ क्या है उसे समझते हैं और फिर हम लोग क्या होगा, हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ से डिफरेंट वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखेंगे। ठीक, तो यहां तक आप ये समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालते हैं वो बायोट-सवार्ट लॉ के यूज करके ही निकालते हैं। तो हमें पहले किसको सीखना पड़ेगा? बायोट-सवार्ट लॉ। और इन केस अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, आपसे क्या पूछे कोई, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे कि एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच इफ यू विल ब्रिंग अनदर चार्ज इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड को भी कैसे डिफाइन करेंगे? एरिया अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर in which if you will bring another moving charge then it will experience a force, that area of influence will be called as magnetic field। सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन करते थे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी आप डिफाइन करेंगे। ठीक, इतना तो अंडरस्टैंडिंग आप रख रहे होंगे। तो अब हम लोग यहां पर सीखेंगे दोस्तों क्या? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। और मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं वो किस लॉ के कारण सीखते हैं? मतलब कौन सा लॉ है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाता है? तो डेट इज बायोट-सवार्ट लॉ। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ ही आपको क्या सिखाएगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। ठीक, क्योंकि यहां पर आपको हर जगह पर करंट कैरिंग वायर ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास मूविंग चार्जेस का सोर्स क्या है? करंट कैरिंग वायर ही है। तो बायोट-सवार्ट लॉ आपको क्या, बेसिकली ये लॉ क्या है? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। ठीक, बायोट-सवार्ट लॉ का काम क्या है? बायोट-सवार्ट लॉ का काम है कि वो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाता है ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। तो चलिए दोस्तों, ठीक, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। बेसिकली हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो बायोट-सवार्ट लॉ जो है आपका, प्लीज जहां पर आपको लगे, जहां पर क्या आपको पूरी लेक्चर्स को क्या करना है? नोट करते हुए चलना है। मैं फिर से आपको यहां पर कहूंगा कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं आप उसको क्लास कॉपी में करें। सेम चीज सेम नाइट आप लोग घर पे उसको फेयर कॉपी में भी करें और फेयर कॉपी में बहुत डिटेल में जाकर के अच्छे से अपने शब्दों में समझ करके चीज़ों को लिखें। ये
क्लास कॉपी से फेयर कॉपी करने वाला जो आपका हैबिट होता है, ये आपको जेई में और नीट में ये एक बहुत अच्छा रैंक दिला सकता है। मेरे बात पर यकीन करें, क्योंकि हम लोग जो टीचर्स लोग जो होते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस से बोलते हैं। हर तरह का बच्चा, कौन बच्चा कैसे पढ़ता है और वो कैसा रैंक जा करके लेकर के आता है, ये हम लोगों के पास पूरा अच्छा डिटेल होता है। क्योंकि हर साल हम लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा ये ऐसे पढ़ा है तो इसका रैंक 5000 आया, ये ऐसे पढ़ा है इसका रैंक 500 आया। तो पढ़ने का तरीका बेसिकली हम लोगों को पता होता है, हम लोग बता सकते हैं आपको कि पढ़ने का तरीका कैसा है। तो उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है कि आप क्या करें, क्लास जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको अच्छे से क्लास नोट्स में नोट करें और फिर उसको फेयर नोट्स में भी करें। आपको लेक्चर नोट्स की पूरी चीज, पूरा कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। अगर आपको लेक्चर नोट्स अगर पूरा अच्छे से याद हो गया ना, तो न्यूमेरिकल पार्ट आपका इतना स्ट्रांग होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता है कि मान लीजिए कोई आपका एक करंट कैरिंग वायर है, कोई ऐसा रैंडम वायर ले लीजिए, ठीक, और ये वायर ना कुछ लेट से कुछ आई करंट कैरी कर रहा है। वायर क्या कर रहा है, वायर कुछ आई करंट कैरी कर रहा है। अब इस वायर के कारण हम लोगों को जानना है कि भाई इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक, समझिएगा बात को। ठीक, हम लोगों को क्या जानना है कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो अपना हम लोग का जो एजेंडा है वो इधर लिख लेते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी मैं इसको पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिख करके मैं बी डिनोट कर रहा हूं। अब आगे हर जगह पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ना पूरा लिख करके हम लोग सिर्फ बी को लिख देंगे। ठीक, तो टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पे हम लोगों को निकालना है कि आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर। ठीक, इस करंट कैरिंग वायर के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक, अब समझिएगा कि इस चीज को आप नहीं, बायोट-सावर्ट लॉ निकालेगा। और बायोट-सावर्ट लॉ कैसे निकालेगा, तो बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि सबसे पहले आप कहीं पर एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले, करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, कि आप कहीं पर एक करंट एलिमेंट ले लें। ठीक, कुछ डीएल लेंथ का आप ले लीजिए। ठीक, और ये करंट एलिमेंट जो होगा ये एक वेक्टर होगा। ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और इसका जो डायरेक्शन जो होगा वो करंट जिसके तरफ है उसी के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। मतलब डीएल वेक्टर जो होगा आपका, ये जो आपने एलिमेंट्री लेंथ का जो एलिमेंट्री पार्टिकल लिया है डीएल, ठीक, ये डीएल आपका एक वेक्टर होगा, और डीएल को नाम देते हैं हम लोग यहां पर, डीएल क्या होता है आपका, करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट। और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज अलोंग करंट। इसका डायरेक्शन किधर होता है आपका, करंट के अलोंग होता है, जिस तरफ करंट होगा आपका। ठीक, जैसे करंट आपका वायर में ऊपर जा रहा था तो इस पे इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो बायोट-सावर्ट लॉ बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपना एलिमेंट्री पार्टिकल लीजिए, बोले तो करंट एलिमेंट लीजिए। उसके बाद इस करंट एलिमेंट से जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर के लिए आप क्या करें, पोजीशन वेक्टर बना लें। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्या करना था, करंट एलिमेंट लेना था, और फिर करंट एलिमेंट लेने के बाद जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर आप क्या करेंगे, अपना एक पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। ठीक, तो ये जो आर जो है आपका, आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर एट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट। आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर एट पी फ्रॉम करंट एलिमेंट। ठीक, तो जैसे ही आपने एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया, करंट एलिमेंट, और आपने आर ले लिया। ठीक, अब देख सकते हैं ये डीएल और आर के बीच का जो एंगल है, ठीक, वो एंगल आपका क्या है, ये जो एंगल है आपका, ठीक, ये एंगल, ये एंगल क्या है, रेट से कुछ थीटा है, वो एंगल क्या है आपका, थीटा। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, अब समझिएगा सब ध्यान से। ठीक, बायोट-सावर्ट लॉ आपको क्या कहता है, अब ध्यान से हम लोग समझेंगे।
बायोट सवार्ट लॉ कहता है कि इस एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एलिमेंट्री होगा, हाँ कि नहीं। एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो भी तो आपका एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। आपको पूरे वायर के कारण आपको बाद में निकालना है, पहले आपको बायोट सवार्ट लॉ तो आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण एलिमेंट्री फील्ड ही निकालना सिखाता है, फिर बोलता है कि भाई अगर आप लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं ना तो खुद से इंटीग्रेट करके क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मतलब पूरे वायर के कारण नहीं, सिर्फ इस छोटे से जो एलिमेंट है डीएल लेंथ का, ठीक इस डीएल लेंथ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, ये बायोट सवार्ट लॉ बताता है। और फिर बोलता है कि इंटीग्रेट करके आप पूरा निकाल लीजिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू बायोट सवार्ट लॉ elementary magnetic field due to this elementary current element, okay, according to Biot-Savart law elementary magnetic field at point P due to this elementary particle, elementary current element dB, ठीक स्मॉल d लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड है, dB at P, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका कहां पर, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा dB at P विल बी इक्वल टू, मतलब विल बी क्या, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई आपने ये जो करंट एलिमेंट लिया IDL, ठीक, क्रॉस R, ठीक, IDL क्रॉस R इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और यहां पर बेसिकली आपको आर वेक्टर ना लेकर के, ठीक, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक आर कैप डिफाइन करेंगे, और आर कैप जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग आर, आर कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर, ठीक। और यहां पर हम लोग ना वो वही यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर का दोस्तों काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है चीजों को डायरेक्शन देना, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होती है। किसी भी चीज को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस फायदा ये होगा कि उसके पास डायरेक्शन आ जाएगा। जैसे मैं अगर 10 बोलूं तो 10 का मतलब क्या होता है कि 10 कुछ भी हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड जो होगा वो 10 होगा। लेकिन अगर मैं 10 आई कैप बोल दूं तो 10 आई कैप सुनते ही आपके मन में क्या आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट्स है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। तो यूनिट वेक्टर का काम बस क्या होता है, आपको डायरेक्शन देना। तो हम लोग भी क्या होगा कि अगर हम लोगों को किसी को आर के अलोंग डायरेक्शन देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर कैप डिफाइन कर देंगे कि ये यूनिट वेक्टर क्या है, अलोंग आर। तो डीबी जो होगा एट पी वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आईडीएल क्रॉस आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। ये भी आपका एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जस्ट लाइक कूलम्स लॉ। जैसे कूलम्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आपको क्या देता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही देता है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, पी पे, ठीक। तो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट्री करंट एलिमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल क्रॉस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, ठीक। और यहां पर आप dB को भी नोट कर लीजिए कि dB जो है आपका एट P इज बेसिकली dB at P is basically nothing but elementary magnetic field due to elementary current element, ठीक। तो नेमिंग आप समझ गए होंगे कि ये एक पोजीशन वेक्टर है, dl आपका करंट एलिमेंट है, थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r, ठीक। और dB at P is elementary magnetic field due to elementary current element, ठीक। अगर आप सबका प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा नोट कर लें अच्छे से, ठीक। और ये नोट हो जाएगा तो हम लोग फिर अब नोट पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी पे वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या होगा,
कि अगर प्रोपोर्शन हटता है तो क्या आएगा आपका दोस्तों, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आता है वो होता है दोस्तों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग वैक्यूम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए कैलकुलेट करें, वैक्यूम के लिए। इन जनरल वैक्यूम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। कोई मीडियम आ जाता है तो फिर आपका जो रिलेटिव वाली जो चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं, ठीक। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इन वैक्यूम, ठीक। तो वैक्यूम में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है वो म्यू नॉट हो जाता है। तो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक, इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई डी एल क्रॉस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डी एल साइन थीटा, ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है दोस्तों, वही है ना कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए आपको ना, मतलब पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत होता है। हर फॉर्मूला में आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही मिलेगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट आप कहां पढ़े हैं, क्लास 11th में वेक्टर्स में पढ़े हैं। तो दोस्तों आप क्रॉस प्रोडक्ट को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप मैग्नेटिज्म पढ़ने को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझेंगे और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है वो थोड़ी अधूरी रह जाएगी, ठीक। तो आई होप कि आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आप यहीं पे पॉज करके आप एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ लें, रिवाइज कर लें, 5 मिनट आप समझ जाएं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक। वैसे मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए ये है आपका कोई वेक्टर ए और ये है आपका कोई एक वेक्टर बी, और ए और बी के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा। अगर आपको बोला है ए क्रॉस बी करने, क्या बोला है आपको, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में सिंपली अपना हाथ को ऐसे करिए, ठीक, ए हाथ को ऐसा करिए, ये जो फिंगर है, थंब जो है, थंब परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका इसके, ठीक। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए सीधे आप क्या करिए, ए के अलोंग फिंगर कर लीजिए, ठीक। अब बी जिधर है, बी देखिए ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ फिंगर कर्ल कर ले, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ओके, ठीक। तो ए क्रॉस बी सिंपली क्या करेंगे हम लोग, पहले अपने हाथों को ऐसा करेंगे, ए क्रॉस बी बोला है तो पहले ए की तरफ हाथ लेके जाएंगे, बी जिस तरफ होगा उस तरफ फिंगर हम लोग कर्ल कर लेंगे, थंब जो होगा हम लोगों को डायरेक्शन दे देगा किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक। तो यहां पर ए क्रॉस बी जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो हो जाती है वो हो जाती है ए बी साइन थीटा, ठीक, ए बी साइन थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड साइन थीटा का जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्शन आपको क्या आ रहा है, आउटवर्ड्स आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक। डायरेक्शन किधर आ रहा है आपको, आउटवर्ड आ रहा है, बोर्ड से बाहर, ठीक। तो ए क्रॉस बी सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक, डायरेक्शन क्या होता है, सीधा, ठीक। अगर आपको बी क्रॉस ए बोल दे, ठीक, अगर आपको बी क्रॉस ए बोल देगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को वैसे ही कर लेंगे जैसा करते हैं, बी क्रॉस ए बोला है तो पहले बी की तरफ चलेंगे, तो जैसे ही हम लोग बी की तरफ जाएंगे, अब ए की तरफ बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए, तो बी के पहले तरफ हाथ लेके गए, ए की तरफ फिंगर कर्ल करना है। ऐसे तो कर नहीं सकते, उंगलियां नहीं तोड़वानी है, ठीक, हमें सीखना है, लर्निंग होनी चाहिए, ये नहीं कि इंजरी हो जाए, ठीक। तो बी क्रॉस से आप ऐसे फिंगर को कर्ल नहीं कर सकते, आप ऐसे थंब को हाथ को कर लेंगे, ठीक। और फिर बी, अब ए की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, तो किधर गया थंब मेरा, इनटू द बोर्ड गया कि नहीं गया, तो बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, बी ए साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, बोले तो इनटू द बोर्ड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखिए सेम ही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या है, सेम ही है, बस डायरेक्शन क्या है, एक आउटवर्ड है तो दूसरा क्या है, इनवर्ड है। इसलिए तो लोग बोलता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, हाँ कि नहीं, ये बोला जाता है, 11th में आप पढ़े होंगे ये लॉ को, ठीक। इसीलिए तो होता है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, अपोजिट आया कि नहीं आया, इसलिए आपका होता है ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो आई होप आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए होंगे, ठीक। अब बहुत ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट के डीप में नहीं जा सकते हैं, वो क्लास 11th की चीज है, आप क्लास 11th के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। यहां पर आपका, यहां पर भी आई डी एल क्रॉस आर था, तो देखो डी एल किधर है, डी एल आपका ऊपर है, ठीक, आर इस तरफ है, तो आर की तरफ आप फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक, डी एल क्रॉस आर, डी एल
क्रॉस आर, dl क्रॉस आर, फिंगर किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे वो किधर होगा, तो आपका थंब अंदर के तरफ गया है तो इनटू द प्लेन, हाँ कि नहीं। इस क्रॉस का मतलब ही होता है क्या, इनटू द प्लेन, ठीक। साइड में लिख लीजिए कहीं पर, ठीक, मतलब ऐसे ही साइड में कहीं पर अभी नोट कर लीजिए। क्रॉस का मतलब होता है क्या, इनटू द प्लेन, मतलब कहीं पर भी मुझे प्लेन के अंदर लिखना होगा तो मैं क्रॉस बना दूंगा, और डॉट अगर रहेगा तो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक, प्लेन के बाहर मतलब आउटवर्ड्स, ठीक। तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ओके, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये किधर आ गया, आपका इनटू द प्लेन आया। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, सीधा हम ऐसा लिख दे रहे हैं इनटू द प्लेन। अब चूंकि आपने डायरेक्शन दिया है तो डायरेक्शन अगर किसी के पास हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग वेक्टर है तो ऊपर में क्या बना देंगे, P बना देंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डी एल आर साइन थीटा, और इस आर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन क्या है आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वैक्यूम में। अगर सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट P, ठीक, एलिमेंट्री, अभी समझो, तो आप पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हो, अभी आप किसके वजह से निकाल रहे हो, सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से निकाल रहे हो। तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और फिर ये है, ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड, ये जो अभी दो मेरे यही है बायोट सवार्ट लॉ। बायोट सवार्ट लॉ आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाता है, क्योंकि इसके आगे तो आप क्या करेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे dB एट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड देन यू विल इंटीग्रेट करके लिमिट्स को पुट करके हम लोग अपना क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे निकालेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे कितना आएगा। तो बायोट सवार्ट लॉ आपको यहीं तक सिखाता है, इसके आगे क्या है, आपको इंटीग्रेट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो बायोट सवार्ट लॉ जो है ना आपका, बायोट सवार्ट लॉ इतना ही है, ठीक। ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, हाथ घुमा लेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। जो राइट हैंड थंब रूल है, आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लेंगे डायरेक्शन के लिए। और मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल ये फॉर्मूला रट जाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। याद बस इतना रखना है कि ये जो थीटा है, ये थीटा एंगल होता है किसका, डीएल और आर के बीच का, ये होता है थीटा। ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी थीटा मार्क कर दिए, आप गलत हो जाओगे। थीटा स्पेशली क्या होता है, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो डीबी एट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका किस में होता है, ये वैक्यूम में होता है, ठीक। अगर मीडियम की बात करेंगे, इन ए मीडियम, तो मीडियम में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे, तो कुछ नहीं, आपको बस म्यू नॉट के साथ क्या करना है, म्यू आर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। म्यू नॉट के साथ आपको क्या करना है, म्यू आर मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप एप्सिलॉन नॉट के साथ ई आर मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरीका से अगर कोई मीडियम आ जाए तो आपको मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दिया हुआ होगा, आपको बस क्या करना है, उसको यहां पर लिख देना है। तो मीडियम में आपका क्या हो जाता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई 4 पाई, रेस्ट सब सेम रहेगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाता है किसमें, मीडियम में, ठीक। कोई आपसे पूछे कि म्यू आर क्या है, तो म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक। जो भी मीडियम आपको दे देगा उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आपको दे देगा, बस उसको आपको क्या करना है, म्यू नॉट के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो दोस्तों ये था आपका क्या, बायोट सवार्ट लॉ। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। बायोट सवार्ट लॉ हमें सिखाता है कि हम करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। और कैसे सिखाता है, ये क्या सिखाता है, तो ये बोलता है कि एक एलिमेंट्री पार्ट लीजिए, करंट एलिमेंट ले लीजिए, उस करंट एलिमेंट के कारण, एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण आप एलिमेंट्री फील्ड निकालिए P पॉइंट पे। एलिमेंट्री फील्ड जो आ जाता है आपका P पॉइंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल क्रॉस आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक। तो यहां पर दोस्तों आपका जब आप मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे, प्रोपोर्शन हट के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, म्यू नॉट बाई
4 पाई, ठीक, इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि म्यू नॉट क्या है। म्यू आर तो जैसा मैं आपको बता दिया कि भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, ठीक। आपका म्यू नॉट क्या होता है, तो म्यू नॉट होता है आपको परमिएबिलिटी, ठीक। म्यू नॉट क्या होता है आपको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम, ठीक। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक, SI यूनिट्स, ठीक। म्यू नॉट का अपना यूनिट होता है, लेकिन म्यू आर का ये जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है। म्यू आर का आपका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। म्यू आर आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, लेकिन म्यू नॉट का क्या होता है, आपका डायमेंशन होता है, ठीक। और वो डायमेंशन आप निकाल भी सकते हो, जैसे फील्ड आपको पता है, आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आप म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो बायोट-सावर्ट लॉ है ये समझ में आया होगा। बायोट-सावर्ट लॉ जो है आपको वो सिर्फ आपको क्या सिखाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना। फिर बाद बाकी आपको अगर निकालना है पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं अपने अगले वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या सिखाना चाहता था, बायोट-सावर्ट लॉ, एंड आई होप कि आप लोग सब बायोट-सावर्ट लॉ तो सीख गए होंगे। तो अगर आप बायोट-सावर्ट लॉ सीख चुके हैं तो मतलब सीखे क्या, अभी तो आपको बस पता चला है कि बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या है। एक्चुअल कब सीखोगे, जब आप उस चीज को अप्लाई करोगे, यानी एक्चुअल में बायोट-सावर्ट लॉ आप कब सीखोगे, मेरे अगले वीडियो में, जब हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को प्रैक्टिकली क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, हाँ कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट्स को यूज करते करते न्यूमेरिकल्स में या फिर डिराइवेशंस में ही अप्लाई करते करते हम लोग कॉन्सेप्ट को लगाना सीखते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर दोस्तों आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आप बायोट-सावर्ट लॉ सीख चुके हैं तो प्लीज 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 डू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। सब साथ IIT जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, डू हिट लाइक बटन एंड प्लीज़ आपका बायोट-सावर्ट लॉ तो हम लोग इस वीडियो में सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करके हम लोग सीख रहे होंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, हाँ कि नहीं, हर तरह के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालना सीख रहे होंगे। तो समझ में आया सबको, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।